बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल हमने प्रोग्राम किया था कि कर्ज़ तो अच्छे होते हैं, आज हम कह रहे हैं एमनेस्टी तो अच्छी होती है। तो आज बिलाखिर एमनेस्टी स्कीम जिसका कि बड़ा शोर था वो आज हो ही गया और काबीना ने उसको मंजूर कर लिया। शायद सदर ममलिकत जल्द उसके लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर देंगे। कल ही नेशनल असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ है। अब जबकि ये आएगी तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आएगी, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ना समझ में आने वाली हैं, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अब जबकि ये जो एतराज़ात थे जो पिछले वज़ीर ख़जाना के ऊपर थे, उसमें सबसे बड़ा एतराज़ खुद काबीना में जब ये पेश हुई एमनेस्टी स्कीम, तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले असद उमर साहब के ऊपर हुए। यहाँ से बोछाड़, वहाँ से बोछाड़। कभी वावडा साहब कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्यों रख दिया आपने छूट के लिए टैक्स। कभी मुराद सईद साहब जो हैं वो उन्होंने अपना गम और गुस्सा निकाला कि हमारा मंशूर ये ना था और आपने ये एमनेस्टी स्कीम कैसे मुतारिफ़ करवा दी। और असद उमर जो थे उनके चारों शाने चित थे और उसके बाद फिर आपने देखा कि उनको घर भिजवाया गया। शायद ये उनमें से वजूहात में से कोई एक वजह ना हो, लेकिन IMF और एमनेस्टी स्कीम चंद एक वजूहात में से अहम वजूहात हैं। अब जबकि ये आ गई और इसके मुताबिक तकरीबन 6% टैक्स अदा करना है एमनेस्टी स्कीम के तहत, बैरून मुल्क अगर किसी के असासे हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए, और अगर अंदरून मुल्क आपके पास असासे हैं तो आपको 4% टैक्स जो है वो अदा करना है। इसी तरह अगर 30 जून तक करते हैं तो 5%, 30 सितंबर तक करते हैं तो 10% और 31 दिसंबर तक करते हैं तो 20% आपको टैक्स जो है वो अदा करना होगा और आपका जो काला धन है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो असद उमर साहब को फिर क्यों निकाला, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जब प्राइम मिनिस्टर के पास ये सब कुछ चल रहा था, एमनेस्टी आ रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर को अपने कुछ कहे हुए अल्फाज तो याद आते होंगे। हम आपकी याद दहानी के लिए आपको भी सुनवाना चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर माजी में एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा अवॉइड करने के लिए। इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं, जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा। जो स्कीम है वो गलत है, जो उसका तरीक़ेकार है वो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। मुकम्मल तौर पे इस सजना स्कीम को मुस्तरद करते हैं। जब आप एक पैगाम देते हैं ना कि क्राइम डज नॉट पे, जुर्म का आपको नफा नहीं होगा, तो जुर्म तब नीचे जाता है। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? बात चल रही थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बदम देयर इज नो एमनेस्टी स्कीम अंडर कंसिडरेशन। सो ये आपने सुना, मुख्तलिफ हमने आपको सुनवाए। जो पोस्टर बॉय हैं PTI के थे उनके भी बयानात हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर पहले कहते रहे हैं वो भी बयानात आपने सुने। तो ये था ये सारा एमनेस्टी की वजह से। आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा कि इसके क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, ज़रा वो भी सुन लीजिए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम हर साल नहीं होती, ये दी जाती है ताकि आप उससे इस्तेफादा हासिल कर ले, टैक्स नेट में आ जाएं, उसके बाद आप टैक्स पेयर बन जाएं। अगले साल फिर एमनेस्टी आ जाएगी, मैं क्यों टैक्स दूंगा। जिस पॉलिसी को एक साल पहले यही लोग, इमरान खान, असद उमर, ये गालियां निकालते थे, लानते भेजते थे, आज वही चीज ठीक है। हमारी हर पॉलिसी को इस हुकूमत ने 8 महीने गुजारने के बाद, मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद, ये आज उन्हीं पॉलिसियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबको डर ये है कि कल इमरान खान जो है वो यू टर्न कर लेगा और कहेगा नहीं नहीं मैं तो गलती हो गई थी, स्लिप ऑफ द टंग थी एमनेस्टी स्कीम, तो अब वो मैंने कर दिया, तो अब मैं माजरत चाहता हूं। तो ये जरा बता दें कि वाकई ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है और यू टर्न तो नहीं करेंगे। अच्छा, यू टर्न तो नहीं करेंगे, ये एक अहम सवाल है। और क्या मुआशी बहरान भी इन कड़वी गोलियों के बाद हो जाएगा, टल जाएगा, उसके कितने चांसेस हैं, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। कल से FATF वाले भी पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करेंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होगा या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। उसका भी हमारी जो तजारत है और जो हमारी ट्रेड है दुनिया के साथ, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद नवीद क़मर साहब, वफाकी वज़ीर
خزانہ رہے ہیں, پیٹرولیم کے منسٹر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ لوگوں میں سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت ہی اہم نام ہے معیشت کا, اور آپ ان کے تبصرے سنتے ہیں. بہت شکریہ فاروق حبیب جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور نوجوان رکن ہیں, لیکن آپ ان کو سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سابق گورنر سندھ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اسٹالورٹ جناب زبیر عمر صاحب, محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. اور سب سے پہلے میں فاروق سلیم صاحب سے, سر آپ کی اجازت سے, ایمنسٹی اسکیم کے بعد ہوگا کیا, ہوا کیا, کیوں نکالا اسد عمر کو, یہ بتائیے. دیکھیے ایک تو بڑی واضح طور پہ جو بات سامنے آ گئی کہ جو منشور تھا پی ٹی آئی کا, اس کی خاص طور پہ جو معاشی شقیں تھیں, جو معاشی پیراگرافز تھے, وہ مکمل طور پہ کفن اور دفن ہو گیا ان کا. یہ آخری والا تھا معاملہ پہ. اس سے یہ تو نئی ٹیم آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ گڈ بائی ہو گیا تھا ان کا, لیکن اب یہ آخری کفن اور دفن والا معاملہ ہو. پھر میں سوچتا ہوں آخری کیل آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب کچھ بچا ہی نہیں ان کی معاشی, اب تو سب کچھ نیا معاملہ شروع ہو گیا. یعنی نئے پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ آپ نے, دیکھیے آپ آئی ایم ایف کا ذکر کہیں نہیں تھا ان کے پورے منشور پہ. میں آپ کے آنے سے پروگرام میں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ کہیں آئی ایم ایف کا ذکر نظر آ جائے. آئی ایم ایف کا ذکر نہیں تھا. ایمنسٹی کی آپ نے باتیں سنا دی کیا تھی. تو یہ منشور دفن ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں وہ آپ بھول جائیں. اب یہ نیا منشور ہے, نئی ٹیم ہے, لیکن نئی ٹیم ہے اور دارو پرانی والی ہی بیچ رہے ہیں. یہ تو اسکیمیں دیکھیں, تاریخ اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو مختصر سے بتا دوں, پچھلے 60 سال میں کئی بار یہ ایمنسٹی اسکیم آئی. سب سے پہلے 1958 میں ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے اور انہوں نے ٹوٹل میں 1 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب 1968 میں لے کے آئے, 90 کروڑ اکٹھا کیا. پھر ذوالفقار بھٹو صاحب لے کے آئے 1.5 ارب. پھر مشرف صاحب 10 ارب اکٹھا کیا انہوں نے 2000 میں. پھر زرداری صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں 3 ارب اکٹھا کیا. ایک اور اسکیم آئی. خاقان عباسی صاحب کی اسکیم سب سے زیادہ کامیاب رہی ہے. حد میں پورا نہیں کیا, اس میں تقریباً 123 ارب روپیہ اکٹھا کیا. لیکن 60 سالوں میں 60 سالوں میں ساری اسکیموں کو آپ جمع کر لیں تو تقریباً 140 ارب بنتا ہے, جس میں سے 123 آخری والا ہے, باقیوں میں 1-2 ارب. اب یہاں پہ میں سن رہا ہوں کہ 400 ارب کا ہدف رکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اگر 15 سے 20% اس ہدف کو میٹ کر لیں تو بڑی کامیاب اسکیم ہو جائے گی. ٹھیک, اس سے زیادہ پیسہ آنے والا نہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد کیا معیشت میں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی, ایسا کوئی کام ہونے والا نہیں. اچھا, تو مگر یہ سب کچھ تو پھر آئی ایم ایف کے کہنے کے مطابق ہوا نا شاہ جی. یہ تو مطلب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ کریں, تو ورنہ تو خان صاحب کیوں چاہتے کہ ان کے اپنے منشور کی خلاف ورزی وہ کریں. ایک مجھے آپ کہہ رہی تھی بات, تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کون سی چیز ہے جس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آئی ایم ایف کی بات سنیں تو آپ کو کئی آپ کے ریکارڈ میں باتیں ملیں گی. ایمنسٹی کی سنیں تو سب چیزیں جو ہیں اب ریورس ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ ہم ثابت قدم نہیں ہیں, تو پھر ہم آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کیوں یقین کریں. یہی عباسی صاحب بھی یہ کہا, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا, آئندہ کوئی پرسیکیوٹ. پھر ایک نیا عمران خان آئے گا, وہ آگے کہے گا کہ بھئی میں نہیں مانتا پچھلے والوں کو, بتاؤ. سو اب یہ ایک تو کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں. اس کی جو بہر صورت شاہد عباسی صاحب نے جو بات کہی اس میں ایک اور جو زیادہ سگنیفیکنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ آخر آپ ٹیکس کلچر اس ملک میں لانا چاہتے ہیں یا نہیں. ایف بی آر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے سال آپ ایک ایمنسٹی اسکیم دے دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے, جس نے دیا تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں دیا وہ بھی سارے کے سارے اس میں آ جائیں. سو آپ کوئی کنسسٹنسی اس میں نہیں رکھ رہے. آپ نے کہا آئی ایم ایف, جہاں تک میرا علم ہے کہ آئی ایم ایف نے کبھی ایمنسٹی اسکیم کو انڈورس ہی نہیں کیا. بڑی مشکل سے انہوں نے ان سے اجازت دی ہوگی کہ ہم یہ ون ٹائم کر دیں. یہ دیکھیں ان کی لیکن ان کو تو چاہیے کہ پیسے ہوں, ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی ہو نا. ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن پیسے اب کہاں سے آئیں, کس طرح سے آئیں,
وہ FBI रिफॉर्म से आए ना बाबा, यहाँ वो नैब आए- नहीं कोई काम कर सकता, बाय द वे कोई भाई वो हेल्प नहीं कर सकता कोई नैब से? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि नैब का उल्टा असर हुआ है। हाँ। देखिए ना, नैब जब लोगों के पीछे जाता है, बिजनेसेस के पीछे जाता है, पैसा जो है वो छुप जाता है, वो फिर एमनेस्टियों से भी बाहर नहीं नहीं आता। निकलता। अच्छा, अब मैं चूंकि आप ये बात कर रहे थे तो असद उमर साहब के ऊपर ये तनकीद थी, आपने तो खैर उनको खजाना कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद भी किया, उसकी मैं तफसीलात आपसे पूछती हूँ, लेकिन जुबैर साहब यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क के अगर ये सब कुछ करना था तो ये तो असद उमर साहब भी कर सकते थे, तो फिर उनको क्यों निकाला? जी जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है जी अच्छा जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सब कुछ ही करना था तो असद उमर साहब भी कर सकते थे, तो फिर उनको क्यों निकाला? मेरा ख्याल है कि आप ये आपकी assumption सही नहीं है कि शायद सिर्फ एमनेस्टी स्कीम पर झगड़ा हो गया था और उस वजह से वो चाहते थे और शायद इमरान खान नहीं चाहते थे। आई डोंट थिंक सो, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि जी एमनेस्टी के हवाले से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो असल इशू है, दो चीज़ें हैं एमनेस्टी स्कीम के ऐलान के बाद। एक तो बिल्कुल मैं डॉक्टर फ़र्रुख की बात से एग्री करता हूँ कि वो कह रहे हैं अभी दफन हो गया। मैंने आज से कोई 3 हफ्ते पहले आर्टिकल लिखा था, द विजन ऑफ न्यू पाकिस्तान इज़ ट्रूली डेड एंड बरिड, और वो उसकी तदफीन तो हो चुकी थी। ये तो अब उसके ऊपर और ज़्यादा तबाही हो रही है। इमरान खान कभी अगर बैठ के खुद देखें या उनके लीडरशिप और उसको फिर भी जस्टिफाई करें, और ये लास्ट ईयर जून की बात है जब वो कह रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी मुझे इस स्कीम से एक तो पीटीआई की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया बड़ी अहम नुक्ते के ऊपर। ये प्लीज़ मेरे ख्याल को फ्रीजिंग आ रही है, जुबैर साहब की आवाज़ ठीक करा दे। इतनी देर में फ़ारूक साहब से पूछ लेती हूँ। फ़ारूक साहब, सवाल तो बहुत से हैं, जवाब भी आपको ही देने हैं, लेकिन क्या करें कि पीटीआई की कोर जो पार्टी है, कमेटी लोग हैं, वो तो बेचारे जवाबदेह हैं नहीं इस वक्त। तो ये क्या आपका वाकई तदफीन हो गई आपके नज़रिए की बयानी? देखिए, मैं नहीं समझता कोई तदफीन हुई। इनका अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है कि अपना हर बंदे का एक व्यू है, अपना एक तजिया है। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी इकॉनमी को भी डॉक्यूमेंट करना है, और ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है। आप वो काला धन जो आपकी इकॉनमी का हिस्सा ही नहीं है, उनको एक मौका फराहम किया गया है कि वो आकर जो है इस इकॉनमी का हिस्सा बने। अपने पैसा जो साइड्स पे पार्क था, किसी ने प्रॉपर्टी पे पार्क किया हुआ है, किसी ने बैरून मुल्क रखा हुआ है, वो आए इकॉनमी की जो मैशियत का पहिया है उसको चलाने के लिए जायज़ तरीके से अपना रोल प्ले करें। इस मुल्क में आपको पता है कि टैक्स देने का जो है वो कल्चर नहीं रहा, और ये पहली स्कीम नहीं है। जिस तरह फारूक साहब ने बताया कि जो है वो अयूब दौर से ये स्कीम का सिलसिला शुरू हुआ और एक चलता वो ये कहते नहीं थे ना कि मतलब हम ये चोरों डाकुओं के लिए है, ये कहा नहीं किसी ने भी। गुजारिश सुन लें, मुझे जो असल चीज़, जो अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बेनामी लॉ जो है वो PMLN की गवर्नमेंट इम्पोज करके गई। इम्पोज बल्कि क्या पार्लियामेंट से मंजूर करवाया 2017 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको 1.5 साल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस थी, किसको फ़ायदा देना चाहते थे, वो ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने फरवरी 2019 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, बेनामी लॉ को। यानी जो गलत कानून था PMLN का, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया। गलत कानून नहीं था, बेनामी लॉ पास किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। यानी कि वो जायदादें जो कि किसी के नाम पे नहीं, आप देखते हैं पापड़ वाले के अकाउंट पे पैसे निकल आए, फालूदे वाले के निकल आए, जो अपने नाम पे नहीं है। अब जो वो पैसा, जो जायदाद पकड़ी जाएगी वो जब्त भी हो सकती है, उसकी सजाएं भी हैं, उसके जुर्माने भी हैं, उसको मौजूदा हुकूमत ने अच्छा, लेकिन आपने इतनी छूट दे दी फारूक, आपने इतनी छूट दे दी, 6% आपने कहा जी एमनेस्टी बैरून मुल्क, 4% पाकिस्तान के अंदर, जो कि असद उमर कहते हैं कि कम से कम 10% तो रखे, किसी को कुछ तो मतलब मिले ना, निकले उसमें। आपने देखें, आप जो मैयर्स लेने जा रहे हैं, FPR में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, आपने उससे पहले कार्रवाई, साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है, नोटिस भी गए हैं। 1.5 लाख बैरून मुल्क अकाउंट्स का जो OECD का फोरम है उसने शेयर किया है डाटा, उसमें से वो अकाउंट्स जो कि $1 मिलियन से ऊपर के अकाउंट्स हैं, उनको नोटिस भी जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जब हुकूमत ये दायरा कार घेरा तंग कर रही है, उसके साथ उनको एक मौका फराहम किया गया है। अगर परसेंटेज जो है वो कम है, ज्यादा है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बार मौका देना है लोगों को कि आए। अच्छा,
اس کا حصہ یہ میں آپ کے پاس آتی ہوں دوبارہ لیکن- یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیوں کرنا پڑا آپ کو, دیکھیں- کیونکہ آپ تو اس کے خلاف تھے, آئی ایم ایف نہیں چاہتی تھی, کوئی دباؤ بھی آپ کے اوپر نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا بھی, پھر آپ نے ایمنسٹی بڑی کیوں دی؟ بنیادی چیز ہے. دیکھیں ایک تو آپ نے اکانومی ڈاکومنٹ کرنی ہے, ایک موقع فراہم کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تو لوگوں جب کو باقی لوگ کہ اپنا موقع پیسہ فراہم لے کرتے کر تھے آئیں. تو آپ کہتے تھے یہ چور, یہ ڈاکو. دیکھیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے, اس کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیچرز ہیں. اس کے اندر آپ کو پہلے کیش ان ہینڈ, آپ کا کالا دھن جو ہے وہ کیش ان ہینڈ ہی ہو جاتا تھا, آپ وہ بینک میں جمع کروائیں گے پھر آپ کا کلیئر ہوگا. زبیر صاحب سے رابطہ ہوا ہے, کم از کم جو ہے وہ بینک کا اکاؤنٹ کے اندر آئے گا, اور obviously جو ہے وہ اس کا NTA نمبر بھی بنے گا, ٹیکس نیٹ کے اندر بھی آئیں گے. زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کا دوبارہ سے کنیکشن ہو گیا, لیکن اینی ویز آپ یہ بتائے گا کہ ایمنسٹی تو اچھی ہوتی ہے, اب تو یہ لگ رہا ہے مطلب آپ کہیں گے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے جو آپ کی حکومت نے بھی اٹھایا اور خان صاحب کی حکومت نے بھی اٹھایا ہے, تو کوئی بری بات تو نہیں ہے یہ؟ ایک نہیں بہت سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے. عمران خان کا جھوٹ ہے اس ملک کے ساتھ, اور جتنے زور سے وہ جھوٹ بولتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے, اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ وہ خود مستفید ہوتے رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم سے. 2000 میں جب مشرف صاحب کی آئی تھی تو اس سے اس وقت ان کی جو وہ آف شور کمپنی تھی, وہ جو لنڈن کا فلیٹ تھا, وہ انہوں نے 17-18 سال ڈکلیئر نہیں کیا تھا, تو اس وقت انہوں نے, اور باقاعدہ سٹیمپ لگا ہوا ہے انڈر ایمنسٹی اسکیم, تو مستفید ہوتے رہے ہیں. لیکن پبلک میں سٹانس جو لیتے رہے ہیں وہ یہ لیتے رہے ہیں کہ یہ بڑی خراب چیز ہے. سو ہم ان کی پکڑ کریں گے. ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ہی کانٹ گیٹ اوے ود واٹ ہی ہیز بین سیئنگ. سو ایک تو بڑا نقطہ یہ ہے. دوسری بات لا کا صرف تعلق ہے بھائی, آپ یہ لا لے کے آتے, آپ تو ایسے شو کر رہے ہیں کہ آپ کی مجبوری تھی کہ بینامی لا آیا تھا تو آپ نے ایمنسٹی دے لی. ایمنسٹی اسکیم تو لا سے کیا تعلق ہے, آپ پکڑے لوگوں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ آپ ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں اور ساتھ میں نوٹسز دے رہے ہیں. تو میرے پاس اگر دونوں آپشنز ہیں تو میں نوٹس تو پھاڑ کے پہن دوں گا نا, اور مجھے آپ نے آپشن بھی دیا ہے کہ میں دسمبر تک جا سکتا ہوں. تو میں ابھی ٹیکس, میں ابھی 30% تک کیوں دوں ٹیکس, اسی سال کا, باقی چھوڑ دیں جو بھی میں نے پچھلا کمایا ہوا تھا. تو اور چوتھی چیز یہ ہے سب سے امپورٹنٹ, آپ ایمنسٹی ہر سال بھی لایا کرتے ون آف کی تو کبھی کبھار. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے پاکستان کے عوام سے جو ڈاکٹر فاروق کا مینیفیسٹو میں ذکر کر دیتے تو ہم اعتراض بھی نہ کر سکتے کہ بھائی ہم کس بیسس پر اعتراض. ٹھیک بات ہے, بالکل زبیر صاحب اس کا جواب بھی میں لے لیتی ہوں, لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک میں شاید ہم یہ ٹیکنیکل فالٹ بھی ٹھیک کر لیں, اور بریک کے بعد نوید قمر صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اب جبکہ اسد عمر صاحب خزانہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, وہ خود بھی اس کے ممبر ہیں, اور گورنمنٹ کو وہ کس طرح سے یہ کمیٹی اس کے اوپر نظر رکھ سکے گی, اور حفیظ شیخ صاحب کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی, جو کہ پارٹی کے بھی نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے اور پارلیمنٹ کے بھی نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نوید قمر صاحب, اب جب کہ یہ معاملات آ گئے ہیں اس طرح سے, تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نکل آئیں گے اس کرائسس سے جس کے لیے وہ ساری کڑوی گولیاں کھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پریڈکٹ کرو کیا کل کیا ہوگا, یہ تو کہنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں, کڑوی گولیاں تو اتنی ساری ہیں کہ پورا پل باکس ہے. اب کون سا پل جو ہے وہ چلے گا اور کون سا نہیں چلے گا, یا کون سا کھائے گا پیشنٹ اور کون سے کو پھینک دے گا, تو یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا بہت ساری چیزیں. ظاہر ہے کہ ایک سلو ڈاؤن کی اسٹریٹجی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اور خراب ہوتا جائے گا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اکانومی ویسے ہی گروتھ ریٹ جو ہے جہاں تک آ گیا ہے, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس سے بھی سلو ہوگا, اور ایز پر اسٹریٹجی سلو ہوگا, یہ بھی نہیں کہ اتفاقاً ہو جائے گا. تو پیسے ہی ویسے پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں, لوگوں کے پاس جو چل رہی ہیں بزنسز وہ بھی آہستہ آہستہ یہ پریشر فیل کر رہی ہیں بند ہونے کا. تو اور اس کے ساتھ انفلیشن جو ہے وہ آسمان پہ جا رہا ہے. یہ سب چیزیں پھر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوں گی. انرجی پرائسز جو ہیں وہ بڑھانے کی ہم نے بات کی ہے, ہم نے
تو آئی ڈونٹ نو کہ اس ماحول میں ہم کتنا پیشنس ہے ہمارے لوگوں میں اور کتنے ٹائم تک یہ عوام کے اندر ایک غم اور غصہ جو ہے وہ کتنے ٹائم تک کریں گے اور گورنمنٹ کتنے ٹائم تک اس ساری چیز کو پریشر جو ہے وہ اس کو سسٹین کر پائے گی. ون آف دا ٹو things could possibly happen. کتنا ٹائم سر مطلب نہیں ایک سیکنڈ میں تھوڑی سی کلوز کر دوں اس بات کو کہ دیکھیں جب اتنا پریشر بڑھے گا اگر لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو بھی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. یا تو گورنمنٹ کہے کہ جی ٹھیک ہے IMF کے پروگرام کے کچھ شرائط جو ہیں ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس سے پروگرام آپ کا کولیپس ہوتا ہے. یا گورنمنٹ کہے کہ نہیں لوگوں کو چلاتے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا مطلب ہے کہ پھر وائلنس ہوگا. بوتھ آر ڈینجرس سچویشنز. تو اب ابھی جو آپ بھی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کتنے ٹیکسز اور کوئی کہہ رہا ہے 700 سے 900 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ اگلے بجٹ کے اندر آئیں گے. ظاہر ہے پیسے نکال لیں, عوام سے ہی نکال لیں, اس کا کیا دیکھیے عظمت دو پہلو سکے کے دو رخ ہیں. ایک تو معاشی رخ ہے اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے کے بعد PTI نے ناکامی کا اعتراف کر لیا. اگر آپ ٹیم بدل رہے ہیں پوری تو اس کا مطلب کہ آپ ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. نیا تجربہ شروع ہو رہا ہے اور میں ذاتی طور پہ دعا گو ہوں کہ وہ نیا والا تجربہ معاشی پہلو پہ کامیاب ہو جائے. دوسری کمزوری جو رہی ہے وہ گورننس کے حوالے سے رہی ہے, حکمرانی کے حوالے سے. اور وہ جب حکمرانی فیلئر آتی ہے تو وہ پھر آپ کو بزدار صاحب کی تصویر سامنے آتی ہے. وہ ابھی تک PTI ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حکمرانی کے پہلو پہ, حکمرانی کے رخ پہ بھی ہم فیل ہو رہے ہیں. تو ایک جگہ تو وہ فیلئر انہوں نے مان لیا اور ٹیم بدل دی اور اب معاملہ نیا تجربہ شروع ہو گیا. ابھی یہاں پہ ایک بات تو ہے کہ ان کو اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں حکمرانی کا جو سکے کا رخ ہے وہاں پہ بھی ہم فیل ہو رہے ہیں. ٹیکسز کا معاملہ دیکھیے ابھی معاہدہ کہا جا رہا ہے, لیکن ان کے اقرار کرتے کرتے تو بہت کچھ اور ہو جائے گا, بہت چیزیں خراب ہو جائیں گی. پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے ٹیکسز کی بات کی, اس کو بڑھا لیتے ہیں. دیکھیے ایک تو کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. جو IMF کی ٹیم یہاں پہ تھی وہ ٹیکنیکل مشن کہلاتی ہے, وہ سٹاف مشن ہے, وہ معاہدہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے معاہدہ کرنے کا. اس کے بعد اگلے لیول پہ جائیں گے, ایگزیکٹو بورڈ پہ جاتا ہے. ایگزیکٹو بورڈ کی ابھی میٹنگ یا تو جون کے آخری ہفتے میں ہوگی یا جولائی کے پہلے ہفتے میں. اور بٹوین ناؤ اینڈ جولائی اتنا کچھ ہونے والا ہے کہ یہاں پہ پرائر ایکشن کہتے ہیں. اگر آپ نے پریس ریلیز پڑھاؤ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احکامات, یہ اقدامات آپ نے پہلے کرنے ہیں بیشتر اس سے کہ وہ IMF بورڈ کے پاس بیٹھے. وہاں پہ آ جاتا ہے ٹیکس کا معاملہ. تقریباً 700 ارب کے اضافی ٹیکسز ہیں. ابھی بجٹ آنا ہے آپ کا بیچ میں, کل آپ نے کہا کہ FATF آ رہا ہے, تو FATF بہت بڑا معاملہ ہے. پھر آپ کا بجٹ آنا ہے. بجٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم 700 ارب کے ٹیکسز لگائیں گے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, اوپر سے ریلیز میں لکھا ہے کاسٹ ریکوری, کہ آپ نے بجلی کا تقریباً 220 ارب روپیہ میرا خیال ہے کہ صارفین کے اوپر ڈالنا پڑے گا. تو 700 ارب آپ نے ٹیکسز بتا دیا, 220 ارب کے تقریباً بجلی, یہ تقریباً 1000 ارب کا ٹیکہ ہے عوام کو. اور اس کا مطلب کیا ہے, اگر 3 کروڑ تقریباً خاندان پاکستان میں بستے ہیں, ٹھیک, 1000 ارب کے ٹیکے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان کو تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے کا ایک اضافی ٹیکہ لگے گا ہر مہینے کا, نہیں سالانہ. ایگزیکٹلی. تو اچھا زبیر صاحب, یہ تو اتنی خوفناک تصویر ہے کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے دہل گئی ہوں. مگر اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے سر؟ ابھی آپ نے کہا ہم ان کو بتائیں گے, ہم ان کو کریں گے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر اتنے کیسز ہیں, آپ کا ایک لیڈر, آپ کا دوسرا لیڈر, یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے. آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں, 2 چیزیں بالکل سیپریٹ ہیں. ایک تو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے ہماری لیڈرشپ کا, اور ان کے اوپر جو مقدمات بن رہے ہیں وہ ظاہر ہے بڑے فوکس میں ہمارے اور ہماری ترجیحات میں سے شامل ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو پچھلے 9 مہینے کی پرفارمنس ہے, بہت اکنامک پرفارمنس اینڈ گورننس کے حوالے سے ہم اس حکومت کے سامنے اس عوام کو محرومی کے انداز میں نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوں عمران خان کی اکنامک پالیسیز کے اور ان کے یو ٹرنز کے. کیونکہ آج جو عمران خان نے کہا ہے, نو ون کین بلیو کہ وہ کل کیا کہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسرٹنٹی. آپ نے دیکھا کہ نارملی پاکستان میں, نارملی کیا 100% میں کہہ سکتا ہوں, جب بھی IMF اناؤنس ہوا ہے ایگریمنٹ, اس کے دوسرے دن اسٹاک مارکیٹ از اے بیرومیٹر, وہ بڑا پازیٹیو ریاکٹ کرتی ہے. اب کل وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیپٹل لیٹر سے ریجیکشن
रिजेक्टेड विद कैपिटल लेटर्स। 800 पॉइंट्स अगर गिरेगी मार्केट दूसरे दिन आईएमएफ के, और जबकि वही मार्केट के जो प्लेयर्स थे वो आईएमएफ का इंतजार कर रहे थे कि आईएमएफ आएगा ही नहीं आएगा। सो जब उन्होंने कंडीशंस महसूस की, और आपको मैं ये भी बता दूं आपके नाज़रीन के लिए कि सुबह को जब कल सुबह मार्केट शुरू हुई थी तो बहुत पॉजिटिव थी, 500 पॉइंट ऊपर चली गई थी, दैट वाज अ नेचुरल रिएक्शन। बट जैसे उन्होंने वो तफसीलात पढ़ी और टर्म्स एंड कंडीशंस देखे और खौफनाक उसकी जो असेसमेंट है, उसकी जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी को बेच दिया गया। तो इस सूरत हाल में तो जाहिर, और फिर अभी अनसर्टेनिटी ये है कि टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे किस पर, अवाम मिडिल क्लास किस तरह से क्रश होगी, नीचे वाला तबका किस तरह से क्रश होगा, और कितने लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे 80 लाख का और कितने लाखों लोग जॉब्स लूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अनसर्टेनिटी में ऐड करती है, और ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल इस सिचुएशन से अवेयर है, और हम आवाम को इतना बुरा फंसने नहीं देंगे। ये हमारा फर्ज बनता है एज एन ऑपोजिशन कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अच्छा, तो फारूक साहब, अब अपोजिशन ये कह रही है, क्योंकि कुछ आज आपने बल्कि बिलावल साहब का ट्वीट भी देखा है, उन्होंने कहा ये जो नायब गर्दी है उसके आगे हमें पता है कि कौन है, हुकूमत पीछे से कौन है, उन्होंने ये बाकी कुछ नहीं कहा लेकिन ये कहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, हर तरफ से जो लावे थे वो पक्के एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हुकूमत इस कंडीशन में है कि वो बर्दाश्त करे? देखें ज़रा मैं इस चीज़ के ऊपर भी आता हूँ। देखें जो सबसे अहम चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये समझने की ज़रूरत ये है कि टैक्स कलेक्शन भी जो है वो करनी है, कारोबार हुकूमत भी चलाना है, और वो पैसा आवाम के ऊपर लगना है। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी, यहाँ पर जाली बैंक अकाउंट्स नहीं बनने मौजूदा हुकूमत में। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप आवाम को यकीन क्यों नहीं दिला पाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखें गुजारिश सुन लें, ये तो इसका तो फैसला जो है वो आवाम ने करना है ना, उनको यकीन है या नहीं है, यहाँ पे एक टीवी शो पे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात रही जो बड़ी अहम है, कह रहे हैं गरीबों पे बोझ बढ़ेगा। देखें टैक्स कलेक्शन होनी है, टैक्स लगेंगे, लेकिन अनटैक्सड एरियाज बहुत हैं जहाँ पर टैक्सेस नहीं है, उनको हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया है। सेकेंडली वो लोग जो टैक्सेस नहीं देते उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है। कोई ऐसे टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे जिससे जो बात कह रहे थे कि आवाम के ऊपर 40,000 का टीका लगेगा, वो नहीं लगेगा। 216 अरब रुपया मौजूदा हुकूमत बजट में रखने जा रही है, जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो आम आदमी है, जिसके घर में एक बल्ब एक पंखा चलता है। आपको गरीबों की हालत देखें, बस वही 300 में पूरा होगा, जिसके घर में फ्रिज है वो मारा जाएगा, जिसके घर में थोड़ा एक एसी भी है वो भी मारा जाएगा। सुन ले, देखे ना, एसी तो आप बहुत लेविश जगह पे चले गई है ना। मामला ये है कि जहां पर एक फ्रिज भी है, 300 यूनिट वाले को आपने बचाया, वो 75% यूजर हैं इस मुल्क के अंदर। आपके मुल्क के अंदर 72 लाख गैस के वो यूजर्स हैं। ये जब आपको बिल आएगा ना तब पता चलेगा। अभी तो हम सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अभी तो नहीं, आप जरूर करें। सवाल पूछ रही हूँ कि 300 यूनिट तो एक झुग्गी के एक पंखे और एक उसके ऊपर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। 300 यूनिट का 75% यूजर्स हैं हमारे इस मुल्क के अंदर। फिर आप आ जाए, सब्सिडी मिल रही थी। 1 मिनट जुबैर साहब मुझे बात मुकम्मल कर लेना, मुझे सिर्फ पूछ रहा हूं। देखे मुझे इससे पहले कितने सुन लेना, बिकॉज़ आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सुन लेना, ये तबका पहले सब्सिडाइज सुन ले, आप तो सारा सच ही आप बोलते हैं, करेक्ट करवा रहा हूं। आप कहते हैं आवाम को नहीं फंसने देंगे, लूटा हुआ पैसा वापस ले आए, आवाम खुशहाल हो जाएगी। आप क्यों नहीं बाहर लंदन के मेफेयर के फ्लैट सिर्फ ये कह रहा हूं कि कितने लोग खतरी से यहाँ भी पैसा मंगवा ले इस मुल्क के अंदर भी। आप तो एक्सपर्ट्स हैं, अब बात सुन ले जरा यार, अब बात सुन लेना। और सर सुन ले जरा बात, आप बीच में इंटरप्ट ना करें, आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा चले मैं जी सुन लेते हैं जुबैर साहब, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा रिकवरी, वो भी इस पे भी आते हैं। फिर आपने कहा कि गरीब आदमी पे बोझ डलने जा रहे हैं। देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये बहुत बात करते हैं, 100 अरब रखा, ठीक है, उसको हमने बढ़ाकर 80 अरब बढ़ा दिया, 180 अरब कर दिया। डायरेक्ट डॉलर में देखे ना, उनका डॉलर कितने पे था, आपका डॉलर कितने पे है, और बढ़ा। आप डायरेक्टली जो है वो आप उस तबके को टारगेट करने जा रहे हैं। फिर आप लेकर आ रहे हैं यूथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए आप अरबों रुपया उनको देने जा रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे आप हुकूमत 7% का बोझ बर्दाश्त करेगी, जो लोन दिया जाएगा, जो स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए नौकरियां जनरेट होंगी। यानी सब्सिडीज हैं कुछ चीजों के ऊपर, जो कि लेकिन सब्सिडीज हैं, टारगेटेड सब्सिडीज हैं। वो नहीं है कि एक बंदा जो कि जिसकी इनकम 1 लाख रुपया है वो भी सब्सिडी ले रहा है, जिसकी इनकम 10,000 है वो भी सब्सिडी ले रहा है। सब्सिडी उसको मिलेगी जो सब्सिडी डिजर्व करता है। फिर रहते हैं आप बिलावल साहब की बात या बाकी लोगों की बात, देखें इनके मसाइल और हैं। देखें अवाम पाकिस्तान की ये भी चाहते हैं कि एहतसाब भी हो, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो लूटा हुआ पैसा भी वापस आए, पैसा वापस आना चाहिए। यहाँ पर तो साफ नजर आ रहा है
मेफेयर के फ्लैट छुपे हुए तो नहीं है, हाँ, सही जो है। सरे महल है वो छुपा हुआ तो नहीं है, हाँ। ये जो नहीं, बिल्कुल जाली सही है, अकाउंट्स निकल रहे हैं corruption का ये होना छुपे हुए तो चाहिए, नहीं है, साहब, बिल्कुल, ये इस पे पैसा भी आपको ले लोगों ना, ने वोट दिया है, सुन इसमें लेना, कोई शक नहीं। ये पैसा भी ले इस इकोनॉमी में इंजेक्ट करें, यहाँ पर लाके वापस करें, वो खजाने नहीं में लेके डालें, आएंगे, आपको निकलवाना ये है। खजाने वो में कैसे- डालें ना। जुबैर सियासत साहब, ब्रेक यहाँ से पे पहले, करनी है। इससे पहले मैं ब्रेक लूं। आप सियासत कुछ यहाँ कहना पे करनी है, आगे अच्छा, बच्चे तैयार हैं, वजीर आजम बनने के ख्वाहिशात हैं, हाँ। तो शेर अपना शेरवानियां वेस्ट कोट सलवा के बैठे हुए हैं। मैंने बाकी सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया अब जी। बात सारी देखे ये ना, है, 3 in 1 है। बात सारी ये है कि ये वही कहानियां हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लोगों को ये लारे अब नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी गरीब पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, पिछली दफ़ा जब गैस की कीमतें बढ़ाई गई तब भी यही कहा गया था, एग्जैक्टली यही। बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, कहते नहीं गरीब की बाबा वो हर चीज़ जो है एक्यूमुलेट होके आखिर में उन्हीं के ऊपर आती है ना, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हर चीज़ जो है आखिर में आपके टमाटर गैस की प्राइस बढ़ाते हैं तो अनियंस, पोटैटोज, ये सब चीजें जो है इसके ऊपर दिए। तो अभी आप सोच गरीब में रहे गए हैं? नहीं है, गरीब में आपने जाना है कुछ दिनों के बाद, जब जाएंगे हम तो तो लग गरीब से पता वोट लेकर जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। जुबैर साहब आपके पास भी आती हूँ, डॉक्टर साहब आपके पास भी, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुबैर साहब, फिर आप कहते हैं कि अपोजिशन करेगी और ज़ाहिर है इस सूरत हाल में चुप नहीं रहेगी, तो क्या कर सकती है अपोजिशन? क्या आप मिलके पीपल्स पार्टी के साथ कोई तहरीक चलाएंगे, और अगर तहरीक चलाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, एक तो मैं करेक्ट कर दूं जो मैं फरूख को कह रहा था, और वो पता नहीं कतरी खत पर पहुंच गए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था, और इसलिए कि जी गलत बयानी से काम ना लें। ये जो कह रहे थे कि हम सब्सिडाइज़ करेंगे 75 या 72% पाकिस्तानियों के लिए, उनके ऊपर एडिशनल बोझ नहीं होगा, ये ऑलरेडी सब्सिडी अवेलेबल है। सो ये मेरा ख्याल है, मैं आई हैड टू करेक्ट इट। ये हमारे ज़माने में भी थी और मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी थी, मुझे नहीं पता, बट हमारे ज़माने में ज़रूर थी। तो एक तो वो करेक्ट करना चाहता हूँ कि उसको एम्फसाइज ना करें, वो ऑलरेडी थी। दूसरी बात ये है कि हम जो इनकी पकड़ करेंगे, जो आप कह रहे हैं ना हम क्या करेंगे, ये अब ये चाहते हैं कि हम डीलिंग करें पहले 8 महीनों को, और अब से जो ये बत्ती दिखाने शुरू कर रहे हैं ट्रक के पीछे, उसके पीछे लग जाएं और पहले 8 महीने को भूल जाएं कि जी एफबीआर अब ये भी करेगा और ये भी करेगा। हमारा क्वेश्चन ये, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? क्यों रिफॉर्म किए थे अपने बिजली के हवाले से के लाइन लॉसेस कट करने के बाद? अब आप एक नई नवीद दिखाना शुरू कर दें, बिकॉज आप एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक टीम और आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कंप्लीटली फेल हो चुकी है। लेकिन अब हफीज शेख साहब आए हैं वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए, तो हम उस पर करें। तो तहरीक जरूरी भी अपनी सड़कों पर होगी, वो भी एक ऑप्शन है अवेलेबल, और वो एक प्रेशर नीचे से आता है, आवाम की तरफ से आता है, वर्कर्स की तरफ से आता है, और वो आना शुरू हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है एक्सपोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फोरम्स अभी भी पार्लियामेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बट हम ये ज़रूर है एज फार एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज कंसर्न कि अभी तक जो आपने देखा है इससे थोड़ा सा आप डेफिनेटली ज्यादा देखेंगे के फौरन बाद से। अच्छा, और नवीद कमर साहब थोड़ी सी गैर सियासी बात होगा क्योंकि जी, इनका बजट मैं आएगा। आपके पास ही आऊंगी पहले जी। सियासी सुन ले फिर जी, आपके ख्याल में जुबैर साहब और आप, सिचुएशन नहीं, ये तो सेकेंडरी इशू है ना जो आप कह रही हैं कि दोनों मिलके करेंगे, क्या करेंगे। सवाल ये है कि अगर हालात इकोनॉमिकली लोगों के ख़राब होते गए, टाइम विल कम जब लोग खुद ही उठते हैं, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी पीछे छोड़ देते हैं। वो ज्यादा खतरनाक बात हो। हाँ एग्जैक्टली, और आपको फिर पता नहीं होता कि वो डायरेक्शन क्या लेगा। एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से मुझे नहीं समझ में आता जो इस वक्त डायरेक्शन हमने लिया हुआ है, और ये कोई पाकिस्तान के लिए यूनिक चीज़ नहीं है, ये दुनिया में हिस्ट्री में आपने देखा कि कई दफ़ा ये चीज़ें हुई हैं। तो हम उन चीज़ों से बचें जो कि हमें उधर लेके जाएंगे। कैसे बचेंगे? और अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेटर्स भाई अभी तक वही तो हम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा इस हर चीज़ जो लेकर आओ वो किसी एक मॉडरेशन से लेकर आओ। हालात ये बात सही कर रहे थे जुबैर के, अगर IMF के पास जाना था 1 साल पहले चले जाते, ये सारा ड्रामा क्या था कि हम
चाइना और सऊदी अरब से पैसे ले आएंगे तो वो पैसा कोई मकसद नहीं रखता ना, वो तो सिर्फ एक लोन है, ठीक है आपके पास पड़ा है वो, लेकिन आपको तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है, आपको दुनिया के साथ चलना है। तो मुझे ऑनेस्टली दिल से मुझे ये फिक्र है कि हम कहाँ जा रहे हैं और इसका क्या नतीजा। अच्छा, इससे फरूख आप जवाब दे दे, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँगी कंक्लूजन। आपके ख्याल में आपकी गवर्नमेंट ने क्या एम किया है कि हमने कितने अरसे के अंदर अंदर चीज़ों को बेहतर करना है ताकि ये सिचुएशन ना हो आवाम सड़कों पे? देखें जो हालात पोर्ट्रे किए जा रहे हैं उस किस्म के हालात नहीं है, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। जो असल में बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने देखना ये है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है इसको बेहतरी के लिए जो इक़दाम लिए हैं यकीनन ये डिलीवर करेंगे। शबर ज़ैदी साहब इस हवाले से बेस्ट पर्सन हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं। जहाँ तक रह गई बात आगे मज़ीद मैयस के हवाले से, देखें आगे जो बजट आ रहा है उस बजट में डेफिनेटली जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और उसके अंदर जो है वो पेंशन्स के अंदर भी इजाफा होने जा रहा है और आवाम को डेफिनेटली उसके अंदर कितने परसेंट, क्योंकि जैसी महंगाई है कम से कम 100 से 150% जो है वो होना चाहिए, वो भी वर्कआउट हो रही हैं चीज़ें। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हदायत हैं, उसके ऊपर भी जो है वो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। थर्डली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि आपने अपनी हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के साथ नया FTA साइन किया है, 313 प्रोडक्ट्स को जो है वो ज़ीरो रेटेड किया गया है। $68 बिलियन की आपकी मार्केट है चाइना, जहां पर हमारी इंडस्ट्री जाके अब कम्पीट करेगी, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएगी। $2 अरब की आपकी फॉरेन रेमिटेंसीज के अंदर इजाफा हुआ है, जो लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजा है। इसी तरीके से जो है वो तो डॉलर के बढ़ने से हो गया ना। फॉरेन में डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डॉलर की कीमत जब बड़ी है तो उनको वहां से भेजने दे, पैसे की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स की मद में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह करे इससे ज्यादा अच्छे हालात देखें। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको निगलेक्ट ना करें। मैं डायरेक्टली उसमें मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, फैसलाबाद के अंदर फिडमिक है, हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है जिसका अगले माह प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह कर रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, टर्किश इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट के अलावा दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात होगी, मगर मैं पाकिस्तान जो है वो एक अमीर मुल्क है, टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है, जिन सेक्टर्स के ऊपर हो रहा है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है, इन तमाम अल्टरनेट चीजों के ऊपर काम हो सब कुछ हो रहा है। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आपका आजाद तज्जिया क्या कह रहा है कि क्या होगा गैर सियासी? देखिए तीन बड़ी जमातें, PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी। PTI का जो 9 महीने का तजुर्बा रहा है उसमें 11 लाख इजाफी पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं मजीद, और 41 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे गिर गए। तो ये 9 महीनों में पाकिस्तानियों के ऊपर तकालीफ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। ये PTI का रिकॉर्ड है। PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों मारूसी सियासी जमातें हैं और इनकी आला तरीन क़यादत जो है वो बड़े संगीन किस्म के केसेस में फंस चुकी है। संगीन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अदालत में चैलेंज नहीं किए जा सकेंगे। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको बैंकिंग रिकॉर्ड देते हैं वो अदालत में आप चैलेंज नहीं कर। तो असल अलमिया पाकिस्तान का जो है कि सबसे 3 बड़ी जमातें जो हैं, एक माशी महाज पे डिलीवर नहीं कर पा रही और दूसरी 2 जमातें जो हैं उनके पास इस वक्त मैं समझता हूँ कोई बयानिया नहीं है जिसके जोर पे वो लोगों को बाहर बयानिया आएगा आपके ख्याल में? नहीं, अल्लाह ना करे इनमें से 3 में। देखिए मामला सियासतदानों ने हल करना है सर, और किसी के पास हल नहीं, फिर आप ही ने करना है। मतलब देखिए जाहिर है कि सियासतदानों के ऊपर ही ये सारी बात आती है। सिर्फ ये है कि सारे सियासतदान मिल के सोच लें कि ये स्पेस हमने ही कवर करनी है, मिसाके मईशत के ऊपर बात किसी और को नहीं देनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब गुस्से में ज़रूर हैं इस वक्त, यानी PMLN, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी भी ये बात सोचती है कि अगर मामलात सियासतदानों के हाथ से निकले तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरा होगा। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पार्लिमान है, वज़ीर आज़म समेत सब वहाँ पे आएँ और मिसाके मईशत पे बात करें ताकि मुल्क की तरक्की हो। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।